नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शामिल न होना देश विदेश में सुर्खियां बन गया था। लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। ऐसे में हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं ग्रीनलैंड को लेकर अब यूरोपियन यूनियन अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। इस बीच ट्रंप के बयान ने अमेरिका के संविधान को बदलने की खबरों को जोर दे दिया है। तो ट्रंप बदलेंगे अमेरिका का संविधान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में फिर छिड़ा छात्रों का आंदोलन, क्या गिर जाएगी यूनुस सरकार? विदेश सचिव के दौरे से हिंदुस्तान चीन के रिश्तों में आई नरमी, खत्म होगा टकराव। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया में टॉप 10 एयरफोर्स की सूची में किसे कहां मिली जगह। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का नहीं जाना सबके लिए चौंकाने वाला था। सवाल उठने लगे कि ट्रंप को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करने वाले नरेंद्र मोदी आखिर इस समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या इन रिश्तों में दूरियां आ गई हैं? क्या इसका असर दोनों देशों के रिश्तों में भी पड़ने वाला है? और अब इन सभी सवालों पर विराम लग गया है। पीएम मोदी ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया और बधाई देते हुए उनसे देर तक बात की। हालांकि ट्रंप ने तब तो पीएम मोदी को पर्सनल इनविटेशन नहीं भेजा था और ना ही कोई फोन कॉल किया था। लेकिन अब मोदी खुद ही अमेरिका जा रहे हैं। जी हाँ, पीएम मोदी से बात के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ निष्पक्ष व्यापार के महत्व पर जोर दिया। खबर है कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की, जिसमें हिंद प्रशांत, मध्य पूर्व और यूरोप में सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देना भी शामिल था। वहीं अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो सही होगा। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका अवैध रूप से रह रहे हिंदुस्तानियों को उनके देश वापस भेजेगा तो मोदी सही फैसला लेंगे। उनके इस बयान को हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अवैध प्रवासियों पर अपनी नीतियों को लेकर ट्रंप का रुख साफ है। इस पर कोलंबिया और मेक्सिको ने जिस तरह से विरोध जताया, ऐसे में दावा किया जा रहा है कि कहीं हिंदुस्तान भी ऐसा ही रुख न अपना ले, और इसीलिए ट्रंप ने पहले ही पीएम मोदी को संदेश दे दिया है। हालांकि पीएम मोदी के अमेरिका जाने की खबर तो आ गई, लेकिन अमेरिका ने हिंदुस्तान आने से मना कर दिया है। अमेरिका ने बेंगलुरु में होने जा रहे एरो इंडिया शो में F-35 और F-16 विमानों को उतारने के प्लान को कैंसिल कर दिया है। इन हालात में चाहे वो अवैध प्रवासियों का मुद्दा हो या ब्रिक्स देशों को ट्रंप की धमकी और क्वाड पर ट्रंप के रुख को देखते हुए हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों में क्या बदलाव आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच ट्रंप ने आदेश जारी कर दिया है कि WHO के साथ काम कर रहे सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना काम बंद करना होगा। अमेरिका के इस फैसले के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला तब लिया गया है जब दुनिया भर में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारियों की सेवाओं को अचानक इस तरह से रोकना चौंकाने वाला है, और इसका असर अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस और मंकी पॉक्स की रोकथाम पर भी पड़ेगा। ट्रंप के इस फैसले का असर केवल इन देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि WHO को अमेरिका से ही सबसे ज्यादा फंड मिलता है। लेकिन अब वो बंद हो जाएगा और ऐसे में ये संगठन आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन ट्रंप अपने फैसलों पर अडिग दिखाई दे रहे हैं और अब ग्रीनलैंड को लेकर उनके फैसले के खिलाफ यूरोपियन यूनियन एक्शन में है। यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री चीफ रॉबर्ट ब्रिगर ने ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिक तैनात करने की बात कही है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की धमकी दी है और अब एक बार फिर उन्होंने संविधान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अब तक 100% यकीन नहीं है कि अमेरिका का संविधान उन्हें तीसरी बार चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता, जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप सचमुच अमेरिका का संविधान बदलने वाला है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका का इतिहास बदलने जैसा होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर छात्रों का गुस्सा पनप रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी, ठीक उसी तर्ज पर अब एक बार फिर छात्र आंदोलन की दूसरी आहट सुनने को मिल रही है। ढाका यूनिवर्सिटी से जुड़े 7 कॉलेजों के स्टूडेंट्स ने सोमवार यानी 27 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन कर 6 मांगे रखी हैं। छात्रों ने इन मांगों को पूरा करने के लिए डेडलाइन भी दी है। अगर तय समय सीमा में मांगे नहीं मानी जाती हैं तो छात्र एक बड़े प्रदर्शन की तरफ जा सकते हैं। ये छात्र ढाका यूनिवर्सिटी से अपना संबंध तोड़कर एक अलग विश्वविद्यालय चाहते हैं। छात्रों ने इस मुद्दे पर अंतरिम सरकार के हेड प्रोफेसर यूनुस से मिलने की मांग भी रखी है।
प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांग ढाका विश्वविद्यालय से अलग होकर एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इसके अलावा भी उन्होंने काफी मांगे रखी हैं। छात्रों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे कड़ा रुख अपनाएंगे। ढाका कॉलेज में स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के महासचिव साजिब ने कहा कि छात्र सड़कों पर उतर गए हैं, कई जगहों पर नाकेबंदी है, कह नहीं सकते कि इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम कड़े कदम उठाएंगे। वहीं इसके साथ ही WHO में काम करने वाली शेख हसीना की बेटी को हटाने के लिए यूनुस सरकार ने WHO में उनके पद से हटाए जाने की मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना की बेटी साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के पद से हटाने की कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में रहने वाली साइमा वाजेद पेशे से मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने न्यूरो डेवलपमेंटल विकारों पर बड़े पैमाने पर काम किया है। जेनेवा में WHO के कार्यकारी बोर्ड की तरफ से 23 जनवरी 2024 को उन्हें WHO के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके खिलाफ बांग्लादेश का भ्रष्टाचार निरोधक आयोग यानी ACC कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों की। तो बीते कुछ वक्त में हिंदुस्तान और चीन के बीच बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री फिलहाल चीन के दौरे पर हैं। हिंदुस्तान की तरफ से ये दूसरी हाई लेवल यात्रा है। अपने इस दौरे पर मिस्री ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे का परस्पर समर्थन और समझ को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हिंदुस्तान के सचिव मिस्री ने कहा कि दोनों देशों ने लगातार डायलॉग्स के जरिए अपने विवादित मुद्दों को बेहतर तरीके से मैनेज किया है। हिंदुस्तान चीन के रिश्ते की नींव 1950 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी और जल्दी ही हिंदुस्तान और चीन के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की स्थापना को 75 साल पूरे होने वाले हैं। इस पर विक्रम मिस्री ने कहा कि हिंदुस्तान चीन के साथ अपनी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है और SCO के अध्यक्ष के रूप में चीन के काम पूरा करने का समर्थन भी करेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ आधे आधे रास्ते पर आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा ठोस कदमों की तलाश करनी चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी समझ, बेहतर समर्थन और सफलता को बढ़ावा दिया जा सके, न कि एक दूसरे के प्रति संदेह, अलगाव और संघर्ष को बढ़ावा दिया जाए। दोनों देशों को आपसी संदेह, मनमुटाव और थकावट से बचना चाहिए। हिंदुस्तान और चीन के बीच अच्छे संबंध एशिया और विश्व की दो प्राचीन सभ्यताओं की शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि वांग विदेश मंत्री होने के अलावा हिंदुस्तान चीन बॉर्डर सिस्टम के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। इस बैठक में दोनों देश कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर राजी हो गए हैं। हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन ने संबंधों को स्थिर करने और फिर से मजबूती देने के लिए कुछ जन केंद्रित कदम उठाने पर सहमति जाहिर की है। हिंदुस्तान और चीन के बीच विमान सेवा भी बहाल करने का फैसला किया गया। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों देशों में बढ़ते सहयोग को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि अब इनके बीच का तनाव कम हो सकता है। ये दौरे व्यापार से लेकर सीमा सहयोग में भी मददगार साबित होंगे। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया में टॉप 10 एयरफोर्स की सूची को। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना की सूची आ गई है, जिसमें एक बार फिर अमेरिका ने टॉप किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने साल 2025 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देशों के पास मौजूद लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर और सहायक विमानों समेत उनके एयरक्राफ्ट की सूची को रैंकिंग का आधार बनाया गया। और खास बात यह है कि हिंदुस्तान की वायुसेना का नाम दुनिया की टॉप 5 ताकतवर एयरफोर्स में है। इसके साथ ही हिंदुस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान की एयरफोर्स भी रैंकिंग में शामिल है। इस लिस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स ने सबसे ताकतवर वायुसेना के स्थान पर अपनी जगह बनाए रखी है। इसके बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि हिंदुस्तान की वायुसेना चौथे और दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है। जापान की वायुसेना 6ठे स्थान पर है। रिपोर्ट में अमेरिकी सेना को बेजोड़ बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना में 5,737 हेलीकॉप्टर, 1854 फाइटर जेट और 3,722 सहायक विमान है। इसका वार्षिक बजट $800 अरब है, जो वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग 40% है। रूस की वायुसेना अमेरिकी वायु शक्ति की 1/3 है। रूस के पास 4,292 विमान है, जिसमें 809 फाइटर जेट और 1544 हेलीकॉप्टर और 610 सहायक विमान शामिल हैं। वहीं तीसरे स्थान पर मौजूद चीन अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रहा है।
अब बात हिंदुस्तान की करें तो इनकी वायुसेना 2229 विमानों के साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना के रूप में जानी गई है। हिंदुस्तानी वायुसेना के पास 899 हेलीकॉप्टर और 831 सहायक विमान हैं। 5वें स्थान पर मौजूद दक्षिण कोरिया की वायुसेना में कुल 1592 विमान हैं। वहीं रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज जापान के पास कुल 1443 विमान हैं। वैसे तो पाकिस्तान ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में हिंदुस्तान से महज 3 अंक पीछे है, यानी 7वें स्थान पर है, लेकिन विमानों की संख्या में वो काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान हैं, जिसमें 328 फाइटर जेट, 373 हेलीकॉप्टर और 750 सहायक विमान शामिल हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।